मैम आ गए आ हैं। गया मैम। थैंक यू मैम। चल, तो तुमने वीडियो ऑफ कर लिया क्या? नहीं अभी नहीं किया है। तो फिर मेरा वापस गया? ओके, मैं उसको टच ही नहीं कर रही हूँ। तो वापस गया? अभी आ रहा था तुम्हारा वीडियो, वापस चला गया है? वापस चला गया। नहीं, वीडियो आ रहा है, हमारे नहीं आ रहा। हमारे में आ रहा है। अच्छा, किसी सर, में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। हाँ सर, हमें तो नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा था सर, अब नहीं हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा है। सुधा बोलो, तुम बोलो। ठीक है सर। हाँ, आज की हमारा क्लास हमें में हमें ठीक है दिख सर। रहा है, हमारे में दिख रहा है। हाँ, सेकेंड तो सत्र में हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो मेंबर है हमारी समवाय फाउंडेशन की, उनका स्वागत है। हमारे सुधा पाठक जी उपस्थित है, जो आज की फैकल्टी हैं और समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में और कोई नहीं, तो अन्य कोई अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो उनका स्वागत है। तो हम लोग पुनः सुधा पाठक जी का स्वागत कर रहे हैं और हमारे फैकल्टी हैं, और वो आज विषय जो उनका है वो कल से ये चल रहा है ब्लड, उस पर आज सेकेंड क्लास है। तो अब वो इस पर अपनी बात करेंगी, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए क्लास में उपस्थित सभी सहपाठियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कल से अभी तक हमने जो हमारे बीएचपी का जो चैप्टर 3 है ब्लड, उस पर हमने चर्चा की थी। आज भी इसको ही कंटिन्यू करते हैं हम। तो कल हमने इस पर बात किया था कि ब्लड क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में वैसे तो सारे सिस्टम्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तीन मेन डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और एक्सक्रेटरी, ये तीन मेन सिस्टम्स हैं, जिसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ब्लड आता है। और ब्लड हमारा जनरली जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के उपरांत जो कुछ न्यूट्रिटिव होता है वो ब्लड के रूप में सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जो भी मल का निर्माण होता है वह एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। इस तरह हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है और बॉडी का ग्रोथ होता है। तो ये जानने के बाद अभी तक हमने ब्लड में जाना है कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ब्लड के अंदर कंपोजिशन ब्लड का क्या है, उसमें मेन आरबीसी के जो मेन जो प्रोटीन होता है इससे बनता है, उसके 3 प्रकार, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रोनिजिन के बारे में हमने जाना। इतना जानने के बाद फिर हम एरिथ्रोसाइट्स पर हमने कुछ चर्चा की। इसके बाद फिर हमने हीमोग्लोबिन जाना, जिसकी वजह से कि ब्लड का रंग लाल होता है। फिर इसके थ्रू होने वाले जो बीमारियां होती है, जिसमें कि मेन जॉन्डिस है, उसको हमने देखा। एनीमिया के बारे में हमने जाना। इतना ऐसा करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हुए आज हम शुरुआत करते हैं ब्लड के कंपोजिशन में। दूसरा है पार्ट, वह है ल्यूकोसाइट, श्वेताणु। तो ये जानने के लिए हम जैसे जानते हैं, ल्यूको का मतलब होता है वाइट ब्लड। ल्यूको का मतलब ल्यूकोसाइट जो श्वेताणु है उसमें ल्यूको का मतलब होता है वाइट। आरबीसी का काम जैसे ब्लड की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, जिसमें कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को ठीक करना और सिक्योरिटी का काम आता है। यह बोन मैरो और लिम्फेटिक नोड दोनों में ही बनता है, और एक तरह से यह मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में यह हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो ल्यूकोसाइट्स में 3 प्रकार, इसके 5 प्रकार होते हैं ल्यूकोसाइट्स के। तो इसमें जो 3 प्रकार, जिसमें कि न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल आता है, और दो हैं जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। तो मेरा कहने का मतलब है, जिसमें फिल आता है, अगर हम उसको इस तरह से देखें कि इसमें 3 में फिल आ रहा है और 3 में फिल आ रहा है और 2 में साइड्स आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से जान सकते हैं कि जिसमें साइड्स वो होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, और फिल जिनके लास्ट में आता है उसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। जैसे स्नोफिल
न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल, इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और साइट्स उनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो मैं ये बताने का मतलब यही था कि हमें याद करने में, याद रहने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम न्यूट्रोफिल के बारे में कुछ बातें जानें। न्यूट्रोफिल ये पैदल सेना की तरह होते हैं, ब्लड में पाए जाने वाले पैदल सेना की तरह होते हैं। सामान्यतः इनका जीवन काल 13 से 16 दिन का होता है तथा इनका आकार गोल तथा 8 to 12 माइक्रोन का होता है। यह टोटल ल्यूकोसाइट का 50 to 70% होता है। इसके साइटोप्लाज्म में 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस और ग्रेन्यूल्स दोनों ही पाया जाता है और बालू की भांति इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये शरीर के सब में तभी एक्टिव होते हैं जब बीमारी आती है, या यूं कहे कि न्यूट्रोफिल का बढ़ना या घटना ही बीमारी को डिनोट करता है। अगर बीमारी आएगी तभी बीमारी के अकॉर्डिंग वो बढ़ेगा या घटेगा। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर स्नोफिल। स्नोफिल ये एलर्जी के कंडीशन में बढ़ता है ताकि जितने एलर्जी के जितने भी टॉक्सिन्स को यह न्यूट्रलाइज कर सके। इसमें होता है रेस्पिरेटरी तथा डाइजेस्टिव सिस्टम के टिश्यू में यह जनरली पाया जाता है। ब्लड में यह 2 to 3% इसकी उपयोगिता होती है, वो भी खासकर तब जब बॉडी में एलर्जी का कंडीशन, एलर्जी से रिलेटेड बीमारी होती है। फिर तीसरे नंबर पर है बेसोफिल। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो उनको बेसोफिल के टिश्यू रिपेयर करते हैं। उस बीमारी के कारण जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उसको बेसोफिल का काम है उनको रिपेयर करना। ये ब्लड में टोटल ल्यूकोसाइट की संख्या के मात्र 0.5 to 10% होते हैं और साइज में ये 0.5 to 1, सॉरी 1%। मैंने उसको 10 लिख लिया। 0 to 5 to 1% होते हैं और इनका साइज होता है 14 to 16 माइक्रोन। इनके साइटोप्लाज्म में किडनी के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है तथा ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है। इसमें हिपेरिन तथा हिस्टामिन तत्व भी एलिमेंट भी पाया जाता है और इनकी संख्या बॉडी में वैसे तो सामान्य होती है, लेकिन जब घायल टिश्यूज को रिपेयर करने का टाइम आता है तब यह बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आता है चौथे नंबर पर है मोनोसाइट्स। आगे बढ़ने से ये जो भी मैंने बताया था कि जिसमें साइट लगा रहेगा उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होगा और फिल वाले में ग्रेन्यूल्स होगा, इसी को मैंने लिखा है लास्ट में। फिर है कि मोनोसाइट्स के बारे में, ये गोलाकार गोल आकृति में होते हैं तथा इनका साइज 14 to 20 माइक्रोन होता है। साइटोप्लाज्म में या किडनी के आकार का न्यूक्लियस होता है और इसका साइटोप्लाज्म साफ और पारदर्शी होता है, अर्थात इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यह साफ और पारदर्शी होता है। यह सेना के जमादार के रूप में की तरह ही ब्लड में काम करता है और जैसे जमादार का काम साफ करना होता है, ऐसे ही बीमारी के टाइम में रिपेयर करने की कारण जो टिश्यूज सड़ गल जाते हैं और दुश्मनों का सफाई करते हुए सड़ गल जाते हैं उनको यह खत्म करता है, साफ करता है। और टोटल ल्यूकोसाइट की संख्या में इनकी सहभागिता 2 to 8% होती है और इनका सामान्य जीवन काल 10 to 20 डेज होता है। और लास्ट है लिम्फोसाइट। ये गश्ती दल के बैकबोन की तरह है और इसमें इनके दो गुण होते हैं। पहला है लड़ते सैनिकों को ताकतवर भोजन आपूर्ति कराना, सैनिकों को भोजन की आपूर्ति कराकर उनको ताकतवर बनाना और दुश्मनों का भेद लेकर उनकी ताकत के खिलाफ गोला बारूद या इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी करना। टोटल ल्यूकोसाइट की संख्या में इनकी भागीदारी 20 to 40% होती है और इनका आकार 8 to 12 माइक्रोन का होता है और इनका जीवन काल होता है 3 to 200 दिनों तक ये में रहता है, अस्तित्व में रहता है। इनका उत्पादन विशेषकर लिम्फेटिक ऊतक में टिश्यू में होता है और साइटोप्लाज्म में यह गोल न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म की मात्रा इनमें बहुत ही कम होती है। साइटोप्लाज्म में एक तो गोल न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें और साइटोप्लाज्म की मात्रा ही बहुत कम होती है। इसके बाद हमारे पास आता है एक दो बीमारी के बारे में, हमारी बुक में इसमें लिखा गया है। इसमें है एक ल्यूकीमिया और दूसरा एड्स। इसके बारे में हम आगे देखते हैं और इसमें जो ब्लड के कंपोजिशन में जो तीसरा नंबर आता है थ्रोम्बोसाइट का, उस पर आगे हम चर्चा करते हैं। रक्त में सबसे छोटे आकार का 2 से 3 माइक्रोन का होता है और यह बाइकन्वेक्स डिस्क के शेप में और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है।
इनकी संख्या टोटल थ्रोम्बोसाइट की संख्या, ल्यूकोसाइट की संख्या के 2.5 प्लस माइनस 1.0 मिलियन पर क्यूब mm होता है, जो बोन मैरो द्वारा जनन किया जाता है। मतलब इनका जन्म बोन मैरो में होता है। इनके साइटोप्लाज्म में 5 हाइड्रोक्सी टाइपामाइन या भास्को कॉन्स्ट्रिक्टर तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे विशेष तत्व के अलावा अन्य एंजाइम और ग्लाइकोजन पाया जाता है। और ये जनरली ये फाइगोसाइटोसिस के समय में ये रक्त वाहिनियों के एपिथेलियम जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने का काम करता है। और फाइगोसाइटोसिस एक शब्द ये हमने देखा, ये जनरली इसके बारे में बताना जरूरी है। इसको या तो हम सेल ईटिंग कहते हैं या सेल के द्वारा भक्षण करने के रूप में इसको हम जानते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है फाइगोसाइटोसिस जिसमें सेल की बढ़ी हुई कण, बढ़ा हुआ कण या जीवाणु को, किसी बढ़े हुए कण को या जीवाणु को निगलकर वह सेल अपने आप में पचा लेता है। और मेनली इसका काम होता है इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के काम में आता है, जिसकी वजह से कि यह इन्फेक्शन को रोकने में सहायक होता है। तो इस तरह से हमने इसको देखा, थ्रोम्बोसाइट को देखा। जनरली यह ब्लड क्लॉट करने में यह काम आता है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है रक्तस्राव या रोधित्र या हीमोस्टेटिस। ब्लड है तो उसका स्राव और उसको मतलब अत्यधिक बॉडी से निकलना, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो इसके बारे में देखते हैं। हीमोस्टेटिस मतलब शरीर से रक्त का बाहर बहने से रोकना। जैसे कि किसी भी लिक्विड का नेचर होता है इधर से उधर निकल जाना, अगर उसको कहीं भी जगह मिले, तो ऐसे ही ब्लड का है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी से निकल जाएगा किसी अन्य रीजन से भी, तब वो भी खराब है। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड को रोकने के लिए ही हमारे बॉडी में थ्रोम्बोसाइट्स का यूज होता है। रक्त प्रवाह किसी रक्त वाहिनियों के ब्लड वेसल्स के कटने या फटने पर ही प्रारंभ होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और उसी के कारण इस नुकसान को न होने देने के प्रयत्न से अनेक चरणों में यह प्रारंभ होता है। रक्त प्रवाह अत्यधिक न हो जाए, लिक्विड है उसका नेचर ही है बहना, लेकिन इसका यह रक्त प्रवाह बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसमें जो स्टेजेस आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेज आता है वासोस्पैम्स। कटी फटी रक्त वाहिनी की दीवार में लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्स के प्रभाव से सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि रक्त वाहिनी के कटे स्थान को बंद करने की वह अपने भर चेष्टा करती है। इसलिए हमने देखा होगा कि छोटी मोटी अगर कट लग जाती है तो वह थोड़े ही प्रयास से रुक जाती है। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइटिक प्लग फॉर्मेशन। उक्त कटे फटे स्थान पर निकले टिश्यूज फाइब्रस से थ्रोम्बोसाइट एक के पीछे एक निकलते हैं, और चूंकि थ्रोम्बोसाइट में चिपकने का गुण होता है, वह एक दूसरे से चिपक कर प्लग का निर्माण करते हैं, ताकि जो कटा हुआ स्थान है उस पर रक्त या तो बहना रुक जाए या कम से कम नुकसान हो। उसके बाद है कोगुलेशन या थक्का बनना। यह चरण चोट लगने के 15 से 20 सेकंड के पश्चात ही प्रारंभ हो जाता है और अगले 3-7 मिनट में समाप्त हो जाता है। मतलब वहां उस जगह पर यह प्रोसेस कोगुलेशन होने के कारण किसी कटे फटे स्थान पर 3 से 7 मिनट के अंदर ही ब्लड का थक्का बन जाता है, बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है, और वहां से ब्लड का बहुत अत्यधिक वहां से फ्लो नहीं हो पाता है। इस प्रक्रिया में निम्न 13 तरह के फैक्टर, इनकी फेजेस, ये जो फेजेस बताया गया है 13 तरह के हैं, इसकी वजह से यह कोगुलेशन प्रोसेस होता है और ब्लड बहना रुक जाता है। इसमें इन 13 स्टेप में है फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू, कैल्शियम आयन, लेवाइल फैक्टर। 6 नंबर पर जो भी रीजन है वो अभी ज्ञात नहीं है। फिर है स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसीडेट, हेनमैन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और उसके बाद ये जो प्रोसेस हमें बताया गया है, यह उसी के रूप में काम आता है कि ब्लड को निकलने से रोकना। सर इस प्रोसेस को आप बताएंगे सर? बता देंगे। हाँ सर। अच्छा, अभी तक समराइज कर दें थोड़ा सा। हाँ सर। देखिए, हम लोगों ने 3 पढ़े। एक तो पहला, सबसे पहले आपको जीवन के लिए आवश्यक क्या है? भोजन। तो भोजन हमको न्यूट्रिशन मिलेगा आरबीसी से,
वो आपको ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिशन देगा, ऊर्जा बनाएगा, और वो ऊर्जा आपके शरीर की काम आएगी। तो जैसे आपको खाना रसोई में होता है, जब तक भोजन न मिले तब तक आप सब्जी लेने नहीं जाएंगे, मार्केट नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, कहेंगे हम तो हमको नींद लगी हुई है, हमको पहले भोजन तो तब हम जाएंगे। तो ये पहला करण हुआ आरबीसी। अब ठीक है, अब पहला तो हो गया, अब घर आपका है। घर में अगर आप खुला घर के छोड़ दें और कोई आदमी आपके अंदर तुरंत घुस आए और सारा तिजोरी का पैसा ले जाए, सारा खाना खा जाए आपके किचन का, तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। उसके लिए हमको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो सुरक्षा में हमने कहा 5 तरह के हमारे पास सुरक्षा गार्ड रखे गए। वो कुछ पिल्स कहलाए और कुछ साइड कहलाए। पिल्स का बताया कि उसमें कुछ ग्रेनुलोसाइट होते हैं, वो ग्रेनुअल्स होते हैं, तो वो ग्रेनुअल्स होते हैं, और दूसरे में ग्रेनुअल्स नहीं होते, 2 में केवल नहीं होते, ये थोड़ा बड़े होते हैं। तो पहले वाले में वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो सबसे आपके रक्षा पंक्ति का सबसे पैदल सैनिक है। सबसे पहले क्या जाता है सेना में? पैदल सैनिक दौड़ता रहता है, और वो पहला सैनिक हमारा मिला न्यूट्रोफिल सर। हाँ, तो जब भी कोई बीमारी होगी तो सबसे पहले ये रक्त में नॉर्मली रक्त प्रवाह में होते हैं, ऐसा नहीं फॉर्मेशन नहीं करना पड़ता, ये रहते हैं। तो ये जो होते हैं न्यूट्रोफिल, ये पैदल सेना के हैं, ये तुरंत आते हैं जैसे ही होगा। तो अभी आपकी, हम लोग साइंस अपनी बात करें चाइनीज की, हम लोग कहते हैं कि पहली बीमारी कौन सी है आपकी, जो पहला स्टेज क्या है बीमारी का नाम? स्टेज एक्यूट। यस सर, एक्यूट। यस सर, सब एक्यूट और क्रॉनिक, यही तो हम लोग कह रहे हैं। यस सर, और आप बात कफ कह रहे हैं। तो एक्यूट मतलब एक्यूट डिजीज में न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाएगी। पहले तुरंत भाग के जाएंगे और दुश्मन को मार देंगे, तो अधिकांशतः में मार देंगे, ठीक। तो ये संख्या तुरंत बढ़ाएंगे। तो अगर बढ़ी हुई संख्या है इसकी, तो आप समझ लीजिए कि एक्यूट डिजीज है, अभी तुरंत बीमारी आई है, पहला तरीका। दूसरा, स्नोफिलिया बढ़ा हुआ है। जब कभी कोई एलर्जी वाली कंडीशन होगी तो बढ़ जाएंगे, और बढ़ने के बाद आपको क्या होगा, आपको ऐसा मत सोचिए डरने लगे कि स्नोफिल बढ़ा हुआ, तो ये आपको बीमारी से रोकथाम की सूचक है। तो ये निगेटिव फैक्टर नहीं है, पॉजिटिव फैक्टर है, इसको निगेटिव लोग ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर हमारा है, मान लीजिए बीमार हो गए और आप कोई आया और रोग, उसने मार भगाया रोग को, तो फिर कोई भी ऐसा तो होगा जो उसको अपनी रिपेयरिंग करेगा। तो रिपेयरिंग के लिए हमारे पास बेसिफिल होते हैं, हिपेरिन और हिस्टामिन तत्व पाए जाते हैं जो घायल ऊतकों के रिपेयरिंग काल में, यानी बीमारी खत्म हो गई तो भी अगर 4 दिन बाद आप टेस्ट कराए तो होता बेसिफिल बढ़े मिले, मोनोसाइट बढ़े मिले। इसलिए बढ़े मिलेंगे क्यों? क्योंकि घायल ऊतक हैं, अब रिपेयरिंग चल रही है, रिपेयरिंग 2-3 दिन में हो जाएगी, तो उस रिपेयरिंग काल में इनकी संख्या बढ़ी हुई मिल सकती है। मोनोसाइट का बहुत बड़ा यूज है, ये हम लोग केवल छोटे संदर्भ में देख रहे हैं। मोनोसाइट हर जगह, सेल के मोनोसाइट का ही अलग अलग रूप कई जगह मिलेगा, और ये बड़े आकार के चूंकि होते हैं, यही बहुत आक्रामक भी होता है। तो ये सेना के जिम्मेदार हैं, दोनों रोल निभाते हैं, मारते भी हैं और जमादारी भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा रोल है इनका, ये बाहर जाकर के अटैक करते हैं, वहां भी ये यूज आता है। और कई ऑर्गन्स में आपको ये पाए जाएंगे मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या करते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, लड़ाई के दौरान मरे सड़े ऊतकों, दुश्मनों को सफाया करते हैं। तो सफाई में समय लगेगा ना, कि तुरंत हो जाएगा। घटना हुई, कुर्सी आपका फंक्शन करते हैं, उसमें कुर्सियां 3-4 दिन बाद लोग ले जाते हैं, तो वही काम है। तो ये दोनों आप ये वाली बेसोफिल और मोनोसाइट बढ़े हुए मिल सकते हैं। अब बैकबोन माने क्या हुआ, अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हमारा जीवन संभव ना हो। याद करिए, हम चल ही नहीं पाएंगे। तो बैकबोन कहने का अर्थ ये है, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या 2 काम करते हैं। अब लड़ाई तो कर रहा है बेचारा बेसोफिल, वो लड़ते लड़ते हारने लगा, तो आपको दुश्मनों की और आवश्यकता पड़ी। भाई क्या करो, तो एयरफोर्स भेजिए भाई, एयरफोर्स भेजिए बिना उसके। और अगर बहुत से युद्ध में एयरफोर्स के पहले काम ही नहीं पाया, जीत ही नहीं पाए हम लोग। तो वही ये समझिए एयरफोर्स टाइप का है कि ये
बैकबोन है और ये दो काम करता है। एक तो पहले जो हमारे सेना लड़ रही है उसको भोजन भी तो बढ़िया चाहिए, नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, तो जीत ही नहीं पाएंगे युद्ध। दूसरा जो है दुश्मनों का भेद लेकर के और फिर अपना उसके हिसाब से बनाना, इसलिए इसमें लगेगा 14-15 दिन। ये ऐसा नहीं होता है कि ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा हो ना, ये तो सूचना लेकर के, ये सूचना लेगा, लेने के बाद अपना बनाएगा कोई युद्ध आयुध, और जब बना लेगा तो बनाने के बाद ये युद्ध में जाएगा। तो ये 14 दिन लेता है युद्ध करने के लिए। तो लिम्फोसाइट की संख्या 14 दिन बाद बढ़ी मिलती है। अगर बढ़ी मिले तो समझ लीजिए कि यह क्रॉनिक डिजीज की तरफ बढ़ रहा है, यानी बीमारी गहरी है, रोग गहरा है, दुश्मन बड़ा ताकतवर है। ठीक, यहां पर आ गए हम लोग। ल्यूकेमिया, अब देखिए रक्त में यही बता दें, ल्यूकोसाइट, अब ये सब फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा ना, बोन मैरो में हो रहे हैं, और तो बोन मैरो में मान लीजिए बन रहे हैं, तो उसकी 3-4 अवस्थाएं होती हैं। तो उन अवस्थाओं में क्या है, अगर किसी, तो इसको कहते हैं मेच्योरिटी काल। अब मेच्योरिटी काल के पहले ही, जैसे छोटा बच्चा मान लीजिए नहीं जानता हो छोटा बच्चा, और टहलते टहलते जाता है और बोरवेल में गिर जाता है ना, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, बोरवेल नहीं पढ़ा? यस सर, यस सर। जी सर, जी सर। कितनी घटना होती है, पूरी सरकार चिंतित हो जाती है, पूरा आपका अखबार से भरा लग जाता है। तो ये यानी छोटा बच्चा है, वो जान नहीं रहा, क्यों मैच्योर नहीं है ना। यही इमेच्योर जो है, इमेच्योर फॉर्म्स आते हैं, तो इमेच्योरिटी में इनके आकार बड़े होते हैं। यहाँ पर उल्टा है, इनके इमेच्योरिटी में इनके आकार बड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, इमेच्योरिटी, कोई भी पांचों में से कोई भी, अधिकांशतः यही होता है, ये वाला लिम्फोसाइट। तो ये बड़े आकार होकर के और आ गए, और किसी कमी के कारण और पहले रक्त प्रवाह में आ गए। अब ये चूंकि डेवलप नहीं है, तो ये कोई ठीक से एक्शन नहीं ले पाते। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि आकार में बड़े हैं, और ये जाकर के हमारे आर्टरीज हैं वहां पहुंच जाएंगे, बंद कर देंगे, छेद ही बंद हो जाएगा। यानी आपका ब्लड जो है उसका फ्लो होना चाहिए ना, वो फ्लो रुक जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी जो भी ब्लड फ्लो रुक जाएगा, मतलब क्या हुआ, जीवन धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही काम है। तो ये किसी कारणों की वजह से फैक्टर कई हो सकते हैं, उन फैक्टर्स में कमी के कारण ये इमेच्योर दशा में आ जाते हैं, जो बड़े आकार के होते हैं, और चूंकि इनमें परिपक्व नहीं होते, इसलिए इनको फंक्शनैलिटी इनकी प्रभावित होती है। ऐसे दशा में क्या कर रहे हैं, रक्त आपूर्ति को बाधित करते हैं। एड्स में क्या होता है, ये एक्वायर्ड इम्यून, इसका पूरा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये क्या हुआ, एक वायरस है HIV वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस इसको बोलते हैं। ये वायरस आया, तो जब भी हम जानते हैं डिफेंस सिस्टम ये, कि जब भी कोई वायरस कोई आएगा तो हमारा शरीर एक डिफेंस सिस्टम करेगा। ये बदमाश क्या होता है, ये एड्स वाला जो HIV वाला, ये क्या करता है, ये हमारे लिम्फोसाइट, अभी आप पढ़ेंगे बाद में, लिम्फोसाइट में होते हैं। तो लिम्फोसाइट 4 प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट है T, B और करके कई है, 3-4 प्रकार के लिम्फोसाइट हैं। तो इसमें एक आप हेल्पर टी लिम्फोसाइट की बाहरी सतह पर मौजूद एक CD4 ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये इसका काम क्या है, हेल्पर टी का, ये सबको अवगत कराता रहता है अन्य को, कि भैया दुश्मन को इस तरह मारना है, तो मारने के लिए अब हमने तैयारी कर लिया है, तो अब आप जाइए और मारिए। तो ये सहायता वाला है। याद करिए, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था कि सेना के लिए एक आदमी राजा था, दूसरे राजा के पास एक राजा पर अटैक हो गया। राजा ने कहा कि अपने एक हेल्पर को भेजा कि भैया जाकर सैनिक को, घुड़सवार को, कि जाके बगल के राजा से कोई सहायता मांगा। वो सहायता मांगने के लिए गया। जैसे घुड़सवार गया तो वो 2 किलोमीटर पहुंचा होगा, 4 किलोमीटर पहुंचा होगा, तब तक बाहरी दुश्मन की सेना ने उसको रोक लिया और उसको घेर लिया, और वो जो चिट्ठी पत्री लेके जा रहा था उसको वहीं रोक ही लिया। तो वो पहुंच ही नहीं पाया। अब राजा को इसको विश्वास था कि पहले राजा को, कि वो राजा आएगा सहायता के लिए, वो राजा सहायता के लिए आया नहीं, दुश्मन सेना ने हरा दिया।
तो बाद में पता चला ये कि वो तो हमारा हेल्पर जो था, हमारा जो सहायता घुड़सवार गया था, वो बेचारा रोक लिया गया, वो पहुंच ही नहीं पाया। राजा ने कहा हमको कोई सूचना नहीं दी आपने, नहीं तो हम आते। तो ये क्या करता है, ये CD4 को बांध लेता है। बांधने का मतलब क्या हुआ, उसको बंधक बना लेता है। बंधक बना लिया तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये बता ही नहीं पाता, ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता अपने इम्यून सिस्टम को कि भैया एक दुश्मन आया हुआ उसको मारना है। तो ये क्या होता है, अल्टीमेटली आपको सूचना पहुंची नहीं, और जो एड्स का रोगाणु है ये पावरफुल होता चला गया। अब क्या होता है, इम्यून सिस्टम प्रभावित होने लगता है। तो यानी बीमारी की वजह से नहीं मरेगा कोई, पहले समझ लीजिए, इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। तो अगर इस समय किसी को एड्स है और इस समय किसी को जुकाम हो गया, तो जुकाम से लड़ने भी चाहिए ना कोई ताकतवर हमारा वो इम्यून सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि हमारा CD4 हेल्पर टी लिम्फोसाइट सब बंधे हुए हैं। अब कोई बीमारी हो जाएगी तो वो बीमारी को और बीमार होता चला जाएगा, इसलिए अंत में वो अपने दूसरे बीमारियों की वजह से मर जाएगा। थ्रोम्बोसाइट, दो काम हमने देख लिया, सुरक्षा हो गई, वो हो गई। अब आपके घर में जो तिजोरी में पैसा है, जो आपके घर में कोई सामान है, इस सामान को सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा माने दो तरह की सुरक्षा, एक तो सुरक्षा बाहरी से किया, एक यहीं का सामान बाहर ना चला जाए। अपना कोई आदमी, याद करिए, अपना कोई आदमी या किसी कमी के कारण अपना सामान बाहर चला जाएगा तो भी क्या होगा, हमारा घर रहेगा, हमारे घर का मनी चला जाएगा, हमारे घर का वो चला जाएगा। जैसे याद करिए ना, कोई ड्रग एडिक्ट हो जाए कोई बच्चा, तो क्या करता है, वो घर के बर्तन, घर का सोना चांदी बेचने लगता है, चोरी करने लगता है, बाहर भेजने लगता है, करता है ना। ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल ताकि हमेशा ब्रेन में आपके बन जाए। तो ये जो थ्रोम्बोसाइट है, ये क्या करता है, घर को घर मेंटेन करने की ताकत रखता है। घर को घर की तरह मेंटेन करने की बात, घर को घर बनाए रखने की बात करता है। यानी घर में जो भी आपके पास एनर्जी है, एनर्जी क्या है, ब्लड बहने लगा किन्हीं कारणों से, तो उसको रोकने का काम करता है कि भैया अगर ब्लड बह गया तो हम तो मर जाएंगे। तो उसने ये क्या करता है, थ्रोम्बोसाइट दो काम करता है, ये डिफेंस का काम भी करता है। ऐसा नहीं कि डिफेंस काम नहीं करता है, ये भी मारता रहता है दुश्मनों को, लेकिन ये घर को घर बनाए रखने के काम में सहयोगी है। तो ये थ्रोम्बोसाइट को ये मानिए रक्त को प्रवाह होने से रोकता है, रक्त को बाहर। तो कैसे करता है, सिस्टम देखिए, ये सिस्टम कैसे। अब इसका एक नेचर और है, सुन लीजिए, ये सबसे छोटा है, बड़ा शैतान है। छोटे बच्चे बड़े शैतान होते हैं ना, मार्केट में जब जाते हैं तो अगल बगल बाईं तरफ दाएं तरफ दुकानें होंगी, तो क्या होगा, जहां बाईं तरफ देखा खिलौनों की दुकान है तो उधर चले जाते हैं बाईं तरफ, आगे कोई मिठाई दुकान है तो मिठाई की दुकान में चले जाएंगे, वहां रुक जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं दीजिए तो वो वहां मिलेंगे। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने कहा कि अरे वो कहाँ गया, रोशन कहाँ चला गया, या मुन्नू कहाँ चला गया, चुन्नू कहाँ चला गया, या बॉबी कहाँ चला गया। अब बॉबी तो दुकान में खड़े हुए, खिलौने की दुकान में पूछ रहे हैं भैया ये कितने का मिलेगा, नहीं, उसको नहीं मालूम। तो छोटा बच्चा है, बच्चे के साथ वो जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से आकर्षित होता है वो खिलौनों की दुकान में, जहां भाई जो भी उसकी इंटरेस्ट की दुकान है वहां पर। तो ये छोटे बच्चे की तरह स्वभाव वाले हैं, इसलिए इनको बड़े अणु क्या करते हैं, बड़े अणु माने आरबीसी और वो WBC, ये इसको बीच में रखते हैं, और बीच में रखते हैं तो इसको, ताकि ये प्रवाह में चले रहे। तो अब इनका एक और नेचर है, छोटे बच्चे चिपकते बहुत हैं। एक बच्चा देखा और 4 छोटे बच्चों को देख लिया तो उन्हीं के साथ जाके मिल जाता है, अब बात करने लगता है, और फिर वो घर परिवार को भूल जाता है, वो उनसे बतियाने लगेंगे, वो कोई अपनी भाषा में कोई बात करेंगे। तो चिपकू स्वभाव है। तो ये चिपकू स्वभाव की वजह से क्या होता है, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। इस चिपकू स्वभाव से रोकने के लिए बड़े अणु इनको बीच में रखते हैं, ताकि बीच में, याद करिए, गंगा नदी के बीच में प्रवाह अधिक होगा कि किनारे प्रवाह अधिक होगा, बताइए।
गंगा नदी बह रही है, उसके बीच में प्रवाह अधिक होगा। बीच में सर? हाँ, बीच में, तो बीच में प्रवाह होगा और किनारे कम होता है, तो बीच में रखते हैं ताकि प्रवाहमान बने रहेंगे, रुकने न पावे, तो इसको रोकती है। लेकिन जब कभी हमारी एनर्जी कम होती है, जब हम सोते हैं एनर्जी कम रहती है, तो एक पर्टिकुलर समय आता है कि हमारी एनर्जी न्यूनतम होती है। उस समय कभी कभी ये क्या होता है कि इधर उधर भटक करके और चिपक जाते हैं। तो चिपक जाने का अर्थ ये है कि ये रोक देते हैं फ्लो को। फ्लो को रोकने से, अगर फ्लो रोक दिया इसमें आर्टरीज में या किसी चीज में, तो क्या होगा, आपका हृदय धड़कना बंद कर देगा। तो ये घटनाएं भी इसी की वजह से कभी कभी हो जाती है। अब आप देखिए, इसमें पहला तो वैसोप्राज्म है। ये लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्स क्या है, ये अपना उनका रक्त वाहिनी की दीवारों का जो वॉल्स होती है उनका अपना नेचर है, वो खुद ही जो है जैसे होता है तो वो बांधना चाहती है, अपना चिपकना क्लोज करना चाहती है, तो वो क्लोज हो जाती है। तो ये उनका सिकुड़ करके कॉन्ट्रैक्ट होकर के और उस जगह को जहां कटा उसको दोनों तरफ से कटा, यहाँ पर कट गया, इसको तरफ से बांध के, वो अपने आप ही आकर्षण की तरह होता है। और वो लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्स कहा गया उसको, ये साइंस का भाषा है। तो वो अपने आप ही वो सिकुड़ना चाहती ताकि बंद हो जाए, नंबर 1। तो काफी कुछ तो आपका ऐसे बंद हो गया। थ्रोम्बोसाइट प्लेग फॉर्मेशन, अब ये क्या हुआ, अब ये देखिए, ये आवश्यक क्या चीज है, कटे फटे स्थान पर निकले टिश्यू फाइबर्स से थ्रोम्बो, अब ये जो फाइबर है, जो सारा फाइबर से बना हुआ ना सारे स्किन, तो फाइबर के जो होते हैं उसमें थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, एक के पीछे एक चिपक जाएंगे बिल्कुल। तो चिपक जाएंगे तो वो उसको कार की तरह, जैसे कार नहीं होता है, सब यूं चिपक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 8 10 चिपक जाएंगे और उसको जगह को ढक देंगे। तो एक तो ये होगा। तीसरा, फिर ये कोगुलेशन शुरू होता है, ये 15-20 सेकंड के बाद 3-7 मिनट में, नहीं 4-5-6 मिनट में, 7 मिनट में आपका ये काम खत्म हो जाता है। इसका काम कैसे होता है, इसके लिए हम 13 फैक्टर कहे गए हैं। 13 फैक्टर में 6वां फैक्टर हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो है, नोट कर लीजिए, आपको विटामिन के और कैल्शियम तत्व आवश्यक है। तो कैल्शियम तत्व अगर कम हुआ तो आपका ये प्रॉब्लम आती है, विटामिन के कम हुआ तो भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, विटामिन के जरूरी है और कैल्शियम जरूरी है। क्या करता है कैल्शियम, देखिए पहले देखिएगा उसमें नंबर 1, इंजर्ड टिश्यू, लिखे पढ़िए, राइट पढ़िए, इंजर्ड टिश्यू से कैल्शियम फैक्टर 5 फास्फोलिपिड थ्रोम्बोसाइट से 10%। थ्रोम्बोसाइट क्या है, हमारे प्लेटलेट, ये प्लेटलेट 10%। इंजर्ड टिश्यू से कैल्शियम मतलब इंजर्ड टिश्यू में कैल्शियम फैक्टर करेगा, तो क्या होगा, कैल्शियम और थ्रोम्बोसाइट मिलकर के, भाई इंजर्ड टिश्यू के पास से कैल्शियम होना चाहिए, थ्रोम्बोसाइट भी होना चाहिए, तो दोनों की सहायता से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर रिएक्शन करके प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, प्रीथ्रोम्बिन से फिर थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन से फिर फाइब्रिनोजन बनेगा, और फाइब्रिनोजन से फिर फाइब्रिन बनेगा। यही फाइब्रिन फैक्टर क्लॉट बना देगा। ये प्रोसेस है। थ्रोम्बोसाइट होना चाहिए, इंजर्ड टिश्यू होना चाहिए, कैल्शियम फैक्टर होना चाहिए, इसकी वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, फिर थ्रोम्बिन बनेगा, फिर फाइब्रिनोजन बनेगा, फिर फाइब्रिन बनेगा, यही क्लॉट बना देगा। अब बस ये सारे क्लॉट थ्रोम्बोसाइट का, इन्हें सक्रिय होने के लिए समस्त फैक्टर रक्त में उपलब्ध रहते हैं, किंतु निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव है। एक्टिव होने के लिए तभी एक्टिव होंगे जब आपको थ्रोम्बोसाइट का अंश आवश्यक है, यानी प्लेटलेट काउंट एक पर्याप्त मात्रा में आपके पास होने चाहिए, जो कटे फिटे टिश्यू के फाइबर से ही सक्रिय होंगे। ये वहीं पर जो होंगे और कटे होंगे तभी ये एक्टिव हो जाएंगे। और फिर ऐसी प्रक्रिया अंगों को चोट लगने पर होती है, अंदर अगर होती थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर रिपेयर प्रोसेस, चलो बताओ मैडम। फिर उसके बाद है रिपेयर प्रोसेस, या उपरोक्त जो ब्लड क्लॉट या कोगुलेशन प्रोसेस है, इसको बनने के पश्चात 1 से 3 घंटों में यहाँ मौजूद फाइब्रोब्लास्ट सेल में विभाजन होता है,
जिसकी विभाजन द्वारा अपनी संख्या जिसके कारण बढ़ जाती है और कटे स्थान पर रेसे बनकर उस स्थान को के स्वस्थ भाग के साथ रफू करने का काम करती है। और यह मरम्मत का कार्य एक दिन में नहीं होकर बल्कि 7 से 10 दिनों में पूर्ण होता है। तभी हम देखते हैं कि किसी भी चोट को हील होने में 1 वीक से लेकर 10 डेज तक लगता है। और जब ये चोट लग गई उसके बाद फिर हमने देखा कहीं भी ब्लड जब जमता है तो एक डार्क ब्राउन या डार्क मरूनिश कलर का ये हो जाता है, उसको वहां की स्किन इस टाइप की हो जाती है। तो यह परपूरा कहलाता है। यह किस कारण से होता है इसको जानते हैं। त्वचा की एपिडर्मिस एवं म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद कैपिलरी की दीवार से रक्त रिस कर जमने लगता है, क्योंकि ब्लड के जमने का नेचर होता है, ब्लड जमने लगता है। यह पिन हेड साइज की चित्तियां उन स्थानों पर अधिक उभरती है जहां टकराहट, रगड़ या प्रेशर पड़ता है। जहां चोट लगती है, जहां कट फट जाता है, वहां पर ये ज्यादा चित्तियां उभर कर आती है। यह स्थिति इस स्थिति के 2 कारण होते हैं। रक्त वाहिनी की दीवार में किसी तत्व की कमी से दीवार के सेल रक्त को रास्ता दे, मतलब वहां से रक्त रिस रहा हो, निकल रहा हो, और रक्त के थ्रोम्बोसाइट की संख्या 1 लाख पर क्यूब mm से घट जाए तो थ्रोम्बोसाइट की संख्या घट जाएगी। ऐसे में वहां से ब्लड का निकलना शुरू हो जाएगा। शरीर के प्रत्येक ऊतक तक रक्त ब्लड पहुंच ना पाए, जिसकी वजह से यह स्थिति अधिकतर एप्लास्टिक एनीमिया में होती है, ल्यूकीमिया में तथा बोन मैरो पर रेडिएशन से उत्पन्न होती है। जब किसी कारणवश बोन मैरो में रेडिएशन दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में यह स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ औषधि कुछ मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक, आर्सेनिक और गोल्ड कंपाउंड के सेवन करने पर भी पिपुरा मिल सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड का फिजिकल नेचर क्या है, गुण क्या है। तो ब्लड का रंग होता है अपारदर्शी रक्त तरल अवस्था में स्कारलेट रेड धमनियों में, तथा पर्पल रेड जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो वह शिराओं में पर्पल रेड दिखता है। इसकी मात्रा वॉल्यूम शरीर के भार का 7.7% या 1/13वां भाग होता है। उम्र और सेक्स के अनुसार शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ती घटती है। गर्भवती महिलाओं में जल की मात्रा बढ़ जाने के कारण रक्त की मात्रा सामान्य से 0.8 प्लस माइनस 0.2 लीटर बढ़ सकती है। फिर इसकी अम्लीयता, सामान्य रक्त धमनी में हल्का क्षारीय 7.4 ये मेन मतलब एक स्टैंडर्ड माप है। पीएच है, यस सर, 7.4 पीएच है। तो यह हल्का क्षारीय होने का मतलब 7.4 प्लस माइनस 0.004 होता है। 7 से जब आगे बढ़ेगा, 7 से 8 की ओर बढ़ेगा तो हल्का क्षारीय कहलाएगा, क्योंकि 7 जो है न्यूट्रल है, उससे आगे, और 7 से कम होगा तो वो एल्कालाइन, वो एसिडिक कहलाएगा। यस सर। फिर मानव जीवन में 6.8 या 7.6 तक ही संभव है। मतलब इसका जो पीएच वैल्यू मानव जीवन के लिए 6.8 से 7.6 तक ही, इससे कम या ज्यादा होगा तो वह मानव जीवन के लिए हानिकारक है। फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। पानी की तुलना में यह रक्त की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.057 प्लस माइनस 0.008 होती है। भारी होता है ना, ये भारी होगा पानी से, ब्लड से भारी होगा, थोड़ा सा भारी होगा। ठीक है सर। फिर विस्कोसिटी, पानी की तुलना में रक्त की विस्कोसिटी 4.0 प्लस माइनस 0.5 होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर, यह दाब मुख्यतः प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होता है और शरीर तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्मोटिक प्रेशर 281 टू 292 ग्राम मोबिलिटी पर लीटर ऑफ वाटर है। फिर एक हमारे एग्जाम में बहुत आता है ESR, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। रक्त को एंटीकोगुलेशन के साथ मिलकर एक विशेष ट्यूब में भरकर छोड़ दिया जाता है। या ESR के बारे में बताया जा रहा है, ESR टेस्ट किस तरह से होता है। ट्यूब में भरकर छोड़ देते हैं तो 1 घंटे के पश्चात रक्त कोशिकाएं नीचे सेडिमेंटेशन होती हुई ऊपर क्लियर प्लाज्मा छोड़ देती है। नीचे जो रक्त सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर जो क्लियर प्लाज्मा होती है ऊपर चली आती है। इसी सामान्य रीडिंग 0 to 20 mm इन फर्स्ट आवर। और इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, फर्स्ट आवर तक में इसकी रीडिंग ली जाती है। 0 से 20 mm तक अगर आता है
तो यह नॉर्मल है, नहीं इससे ज्यादा होता है तो ESR लेवल ज्यादा मतलब बढ़ना कहलाता है। यह फाइंडिंग मात्रा प्रोग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस की है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड के अगर फंक्शन। अगर अगर ESR आप घटा, देखिए ESR बढ़ जाता है ना, ESR माने क्या हुआ, RBC नीचे बैठ, अगर फ्लो में रहेंगे तो घूमते रहेंगे, लेकिन अगर वो होगा तो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। तो जब इसे मशीन से करते तो पहले उसको चर्निंग कर दिया, चर्निंग के बाद वो मशीन रख दिया, तो 1 घंटे में कितना नीचे बैठे, उस कितना पानी रह गया उसका होता। तो अगर पानी अधिक बढ़ रहा है इसका मतलब जल्दी बैठ गए हैं, तो जल्दी बैठने पर अगर ये ESR बढ़ जाता है, ESR मान, तो फिर हम लोग लेफ्ट RF, आयुर्वेद में आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन, लेफ्ट RF 5-6 LHM, लेफ्ट RF यस सर। 5-6 LHM हमको पानी बढ़ाना है। यस सर। 2-4 2 6 रेट, 6 रेट, ठीक है, पानी ठीक बढ़ाना, पानी बढ़ाएंगे तभी ठीक। चलिए, रक्त के कार्य। सर मैं थोड़ा सा लिख लूँ आयुर्वेदिक। सर एक बार वापस बोलेंगे 5-6 LHM पर क्या है ट्रीटमेंट? 2-4 टोन, 6 रेट। 6 रेट, ठीक है सर। फिर है रक्त के कार्य। रक्त के समस्त कार्य उनके कंस्टिट्यूएंट की वजह से संभव होता है। इसमें मेन कार्य, पहला कार्य आता है रेस्पिरेटरी गैसेस का आदान प्रदान करना, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूबल एलिमेंट फॉर न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। जैसा कि हम जानते हैं ब्लड की वजह से ही सारा न्यूट्रिएंट्स और जो एक्सक्रीटरी जो मल होते हैं उससे अलग होकर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में चले जाते हैं, और न्यूट्रिशन हमारी पूरे बॉडी में ब्लड के मार्फत से ही फैलता है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ वाटर। एक ग्रोन अप बेबी में लगभग 40 लीटर जल की मात्रा है, तो कंपोनेंट्स में तो यह 2 कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसमें 15 लीटर है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड 25 लीटर है। दोनों कंपोनेंट के मध्य जल का समन्वय रक्त बनाए रखता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में जो बैलेंस बनाया रखता है उसका काम ब्लड का ही है। फिर 4th नंबर पर रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। शरीर के में दिन भर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप लगभग 330 लीटर CO2 उत्पन्न होता है, जो यदि शरीर के बाहर न निकले तो रक्त में 15 लीटर सामान्य कंसंट्रेशन का HCl एसिड प्रदान करेगा। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालने का काम भी रक्त के माध्यम से ही होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सभी हम जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर ब्लड के कारण ही मेंटेन रहता है। तो इसमें है by virus of virtue of water's high specific heat, latent heat and high conduction capacity, body temperature is easily regulated। मतलब ब्लड के मार्फत से ही latent heat, specific इन सब के माध्यम से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर अधिक उष्मा समाहित करने की क्षमता होती है। इसकी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से अधिक उष्मा को समाहित करके रखता है। हाई लेटेंट हीट जल का वाष्पीकरण करता है, और हाई कंडक्शन वॉल्यूम ताप को पूरे शरीर में फैलाती है, जल में फैला देती है। ये फिजिक्स का सिद्धांत है वर्चुअली, कि जो जब भी कोई हम लोग कहते हैं ना कि बर्फ जो है पिघल के जल बनती है, और जल बनती है भाप बनता है। तो जब बर्फ 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री जल में परिवर्तित होती है तो उसमें लेटेंट हीट की जरूरत होती है। वो ऊष्मा आपको उसमें खर्च होती है, तो उतनी ऊष्मा आपको खर्च होगी। तो जब भी कभी बर्फ से जल बनाएगा तो उतनी ऊष्मा शरीर लेगा। उसी तरह जब 100 डिग्री टेम्परेचर से वाष्प बनाना लगे, किसी वाष्प बनाएगा 100 डिग्री जल से 100 डिग्री वाष्प बनेगी, तो भी आपको 536 किलो कैलोरी जो है खर्च होती है। 536 कैलोरी, तो 536 कैलोरी उतनी लेटेंट हीट होती है, वो गुप्त उष्मा बोलते हैं। वो गुप्त उष्मा आपके शरीर, अगर मान लीजिए वो उसने गर्म आपका हुआ, तो उसने क्या किया, इसको एक तो पहले फैला दिया, फिर उसको जब अगर आपको शरीर के वाष्प निकालना है, बाहर करना है, बाहर फैलाना है उसको, तो उसने उष्मा आपके शरीर से ले लिया, तो आपका पीएच कम हो गया, आपकी गर्मी कम हो गई। ये उसका कंसेप्ट है।
हाई लेटेंट हीट जल का वाष्पीकरण करती है। लेटेंट हीट की वजह से वाष्पीकरण होगा तो ये ऊष्मा बॉडी से ले लेगी, यही काम इसको करती है। इसकी वजह से ही, और चूंकि ये पूरे शरीर में घूमता रहता है, तो ये काम इसका है जी। ठीक है सर। फिर डिफेंस का कार्य यह ल्यूकोसाइट्स की मदद से करता है। फिर कोगुलेशन, यह कार्य प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन तथा कोगुलेशन फैक्टर की मदद से थ्रोम्बोसाइट के सहयोग से पूर्ण होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, कोगुलेशन प्रोसेस थ्रोम्बोसाइट के कारण ही संभव हो पाता है। तो अभी तक हमने देखा डिफेंस और कोगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये सारा कुछ ब्लड का कार्य है। फिर दूसरा टॉपिक आता है ल्यूकोसाइट इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। सर ये टॉपिक आपको पढ़ाना था ना? हाँ, पहले तुम और बता दो। ठीक है सर, इसको छोड़ दूं सर? हाँ, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास अगला टॉपिक है ब्लड ग्रुप। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब रक्त में दो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लड ग्रुप को जानने से पहले ये देखें कि ब्लड में दो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। इरिथ्रोसाइट की सेल मेम्ब्रेन के बाहरी सतह पर एक ग्लाइकोप्रोटीन चिपका रहता है जिसको ऑग्लूटिनोजेन कहते हैं। यह दो भांति के ऑग्लूटिनोजेन ए और बी होता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए और बी के बारे में हमने सुना है, वो होता है। फिर है ब्लड सीरम में उक्त, एक तो इरिथ्रोसाइट के सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन चिपका रहता है, जिसको ग्लूकोजन बोलते हैं, ए और बी होता है। कहते हैं। यस सर। और दूसरा इनके, होता है, अब इनके ही काउंटर प्रोटीन होता है। देखिए, हाँ, शरीर में एक काउंटर प्रोटीन है, तो जो काउंटर प्रोटीन आपके शरीर में मौजूद है उनकी बात कर रहे हैं। एग्लूटिनोजन के काउंटर प्रोटीन मौजूद है, उसको एग्लूटिन अल्फा और बीटा कहेंगे। अब हमेशा समझिए, एग्लूटिनोजन ए होगा तो बीटा सेल होगा, वो बीटा एक साथ रह सकता है, अल्फा नहीं रह सकता। अल्फा अगेंस्ट में हो जाएगा काउंटर प्रोटीन। अल्फा एग्लूटिन अल्फा जो है वो काउंटर होगा ना, तो इसीलिए तीसरा नंबर पढ़िएगा। एग्लूटिनोजन ए का करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनोजन अल्फा है, जो एक शरीर में एक साथ नहीं रह सकते। यानी अगर एग्लूटिनोजन ए है तो एग्लूटिनिन अल्फा नहीं रह सकता साथ में, अगर रहेगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, वो नहीं रह सकता। तो अब उसके साथ एग्लूटिनोजन ए के साथ बीटा रहेगा और एग्लूटिनोजन बी के साथ अल्फा रहेगा। बस ये सो समझ लीजिए, ए के साथ अल्फा रहेगा, बी के साथ बीटा रहेगा, बी के साथ अल्फा रहेगा, ए के साथ बीटा रहेगा। बस ये कंसेप्ट है। एक काउंटर प्रोटीन माने उसी का एक काउंटर, तो सीरम, उसको रोकने वाला। बस सीरम में पाया जाता है, वो हो गया काउंटर पार्ट उसका। सेल मेम्ब्रेन में पाया हुआ मेन हो गया, और उसका काउंटर पार्ट ब्लड के सीरम में पाया जाता है, वो हो गया उसका काउंटर पार्ट। तो इसमें सॉरी सर, वहीं पर बह रहा भाई, रक्त में तो बह रहा है ना सब, रक्त में, हाँ रक्त में बह रहा वही तो बह रहा है, इसलिए जो है उस काउंटर प्रोटीन रक्त में है, तो इसका मतलब कि वो प्लाज्मा में मौजूद है, सीरम में। तो अगर एग्लूटिनोजन ए हो गया और अल्फा भी हो गया तो ब्लड आपका क्लॉट कर जाएगा, चिपक जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। यस सर। एग्लूटिनोजन ए का करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन अल्फा है, जो एक शरीर में एक साथ नहीं रह सकता है। जैसा कि सर ने बताया, एक दूसरे के साथ वो चिपक जाएगा। यदि मौजूद हो गए तो वे आपस में चिपक जाएंगे। फिर है एग्लूटिनोजेन की मौजूदगी के आधार पर व्यक्ति को ब्लड ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, नामित किया जाता है। और इसमें है ब्लड ग्रुप एग्लूटिनोजेन और एग्लूटिनिन। जैसे कि बताया कि एग्लूटिनोजेन आरबीसी के ब्लड सेल मेम्ब्रेन में रहता है, और एग्लूटिनिन उसके सीरम में या प्लाज्मा में होता है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है और उसमें अगर एग्लूटिनोजेन ए है तो उसमें अल्फा नहीं होकर बीटा होगा, जैसा कि इस चार्ट में बताया गया है। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एग्लूटिनोजेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रोटीन, अगर बी होगा तो उसमें अल्फा होगा, उसका काउंटर पार्ट अल्फा होगा, बीटा नहीं होगा, जिससे कि वो चिपकेगा नहीं और ब्लड फ्लो बना रहेगा। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें ए बी दोनों होंगे। अगर ए बी ग्रुप है तो ए बी दोनों होंगे, और इसमें बीटा या अल्फा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा कुछ भी होगा तो ए बी के साथ चिपक करके फिर उस क्लॉट बना लेगा, फ्री फ्लो नहीं होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई भी नहीं होगा, उसमें प्रोटीन उसमें कोई नहीं होगा, और अल्फा बीटा दोनों ही होगा, क्योंकि इसमें ए है ही, ए बी नहीं है, तो इसमें उसका जो काउंटर पार्ट है अल्फा और बीटा दोनों होगा।
उसके बाद है इसको, इस सिस्टम को हम ABO सिस्टम कहते हैं। ये जो अभी ऊपर चार्ट में दिखाया गया ये सिस्टम ABO है, और इसी के आधार पर ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर इसके बाद है कि अगला है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उस समय सबका ब्लड सब में नहीं चढ़ाया जाता है, वह किस आधार पे होता है ये बताया गया है। तो रक्तदान करने वाले में एग्लूटिनोजिन अगर है वो अल्फा और बीटा है, जिसमें कि अल्फा सेल मेम्ब्रेन में और बीटा सीरम में होता है। तो अगर अल्फा है तो एग्लूटिनेशन या रिएक्शन उसमें नहीं, रिएक्शन होता है। एग्लूटिनेशन शब्द ये है कि यानी क्लॉटिंग हो जाएगी, ये इसका ना है। रिएक्शन, अगर एग्लूटिनेशन की बात कर रहे हैं ये तो यानी क्लॉटिंग हो जाएगी। तो यही बता रहा है कि रक्तदान करने वाले का ये है और रक्त लेने वाले का ऐसे है। अगर A अल्फा होता है तो उसमें ये रिएक्शन होकर इसमें ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें, और बीटा इसमें नहीं रहेगा, बीटा नहीं होगा तो इसमें अल्फा एग्लूटिनेशन नहीं होगा। फिर है बीटा और अल्फा। बीटा और अल्फा हुआ रक्तदान करने वाले का तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा, और इसमें अगर बीटा है, अल्फा में रिएक्शन नहीं होगा, बीटा के साथ रिएक्शन हो जाएगा, और अल्फा और बीटा के साथ एग्लूटिनेशन होगा यानी रिएक्शन हो जाएगा। फिर अगर ABO ब्लड ग्रुप है डोनेट करने वाले का तो उसमें क्या है कि अल्फा के साथ भी इसका रिएक्शन होगा, एग्लूटिनेशन होगा, और बीटा के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ अल्फा प्लस बीटा वाले के साथ भी इसका रिएक्शन हो जाएगा। फिर है अगर O अल्फा बीटा है तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा। अगर डोनेशन करने वाले का ब्लड ग्रुप O अल्फा बीटा है तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा, अल्फा के साथ भी, बीटा वालों के साथ भी नहीं होगा रिएक्शन, और अल्फा और बीटा के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यह इस सारिणी में एग्लूटिनेशन शब्द दर्शाता है कि रोगी रक्त हेतु रोगी अनुपयुक्त है। मतलब जहां जहां रिएक्शन है, एग्लूटिनेशन है, वहां रिएक्शन होगा। ऐसे कंडीशन में उससे उस डोनर को उससे ब्लड नहीं दिया जा सकता है, जिससे कि रिएक्शन ना हो। फिर है रक्तदान करने वाले का ब्लड ग्रुप अगर O है तो वह रक्त सभी अन्य ग्रुप वाले को दे सकता है। देखिए इसमें देख यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ में देखिए अल्फा बीटा कुछ भी हो, सब में किसी में रिएक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी रिएक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए इसको O ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। रोगी का अगर ब्लड ग्रुप AB है तो वह सभी अन्य ग्रुप वालों को से रक्त ले सकता है। अगर AB है तो वह सबसे ब्लड ले सकता है, दे नहीं सकता है। देने में फिर देखना पड़ेगा किसमें अल्फा है किसमें बीटा है। फिर है मानव शरीर अपने एग्लूटिनोजेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। अपने शरीर के अपने शरीर, हाँ यस सर। बाहर से आई एग्लूटिनोजेन को अपने जैसी नहीं है के अगेंस्ट शरीर एंटीबायोटिक बनाती है, जहां एग्लूटिनेशन के फलस्वरूप हेमोलाइसिस होने लगता है और रोगी मरने लगता है। मतलब सबको सब हम ब्लड नहीं दे सकते हैं। उसमें रिएक्शन ए है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, क्योंकि बॉडी में पहले से मौजूद है तो वो अपने अगेंस्ट में रिएक्ट नहीं करती नॉर्मली। फिर इसके बाद हमारे पास एक आता है RH सिस्टम। इसमें है OAB सिस्टम से अलग रिंसेस मंकी में पाए जाने वाला विशेष एंटी एग्लूटिनोजेन इरिथ्रोसाइट सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर पाए गए, जो 15% व्यक्तियों में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अतः इसे RH प्लस पॉजिटिव तथा RH नेगेटिव कहा जाता है। RH नेगेटिव का रक्त RH पॉजिटिव को सेफली दे सकते हैं। RH नेगेटिव का ब्लड हम RH पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड देने पर RH नेगेटिव शरीर में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा और एग्लूटिनेशन होने से होमोलाइसिस हो जाएगी। मतलब नेगेटिव का RH नेगेटिव का ब्लड हम पॉजिटिव को दे सकते हैं। RH नेगेटिव का अर्थ है कि RH फैक्टर नहीं है, हाँ है ना। नेगेटिव का नहीं है, पॉजिटिव माने है। तो अगर नेगेटिव वाला अब जिसके पास नहीं है अगर वो दे देगा तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मान लीजिए RH फैक्टर है और जिसको दे रहे हैं उसके पास RH फैक्टर नहीं है, तो जैसे ये जाएगा वो समझेगा दुश्मन आ गया। दुश्मन आ गया तो काउंटर प्रोटीन बनाने लगेगा ना, काउंटर रिएक्शन करने लगेगा और ऐसे क्लॉट हो जाएगा। और फिर इसके में आगे बताया गया, जब गर्भस्थ भ्रूण में पिता का ब्लड ग्रुप विशेषकर RH नेगेटिव फैक्टर मौजूद होता है
तो इसमें यह चार्ट के हिसाब से बताया गया है कि अगर पिता का RH पॉजिटिव है और माँ का RH नेगेटिव है तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद है नहीं, बच्चे को गर्भ ऐसा है ना, नॉर्मली ये है, नेचुरल लॉ ये है कि पिता RH पॉजिटिव होगा और माता RH नेगेटिव भी हो तो जो बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव ही होगा नॉर्मली, ठीक है। अब ऐसे में अब RH पॉजिटिव है, अब जैसे ही प्लेसेंटा के रास्ते में माँ के शरीर में जाएगा तो शुरुआत में पहले वाले में, फर्स्ट बेबी में तो हो सकता है किसी तरह वो बच भी जाए, लेकिन अगले के लिए RH नेगेटिव वाले ने एंटीबॉडी बना के रखा होगा पहले से ही। 14 दिन लगता है ना, पहले बर्थ हो गया, अब इसमें वो दे रहा है, तो अगली पहली बार तो तमाम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जिसमें बच्चे को बचा लेंगे। अगली बार क्या होगा, अब वो प्लेसेंटा में पहुंचा हुआ और मदर के उसमें, तो मदर ने और मदर के ब्लड ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना के रखी हुई है। अगला जैसे सेकंड आएगा, मतलब बच्चा होगा, वैसे ही वो तुरंत पहले से ही मार देगा उसको। ये है, इसको बोलते हैं। चलो ठीक, आगे। ठीक है सर। इसके बाद फिर हम देखते हैं स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन के बारे में बताया गया है। तो अभी तक सर के मुंह से हम हमेशा सुनते रहते हैं लिवर पिता तुल्य है, वैसे ही स्प्लीन को माता तुल्य माना गया है। मानव शरीर में स्प्लीन सबसे बड़ी लिम्फोइड टिश्यू है, लिम्फोइड टिश्यू वाला अंग है। यह सेम के आकार का अंग है और एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में स्थित होता है, लेफ्ट साइड में स्थित होता है। यह स्टमक और ट्रांसवर्स कोलन के फ्लेक्सर से के डायरेक्ट रिलेशन में रहता है और एडल्ट में इसका भार 150 ग्राम होता है और इसका फंक्शन होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्प्लीन ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है और एडल्ट लाइफ में इमरजेंसी स्टेट में यह पुनः ब्लड सेल्स का आंशिक फॉर्मेशन प्रारंभ कर देती है। अगर इमरजेंसी का केस आता है बड़ों में, इमरजेंसी के केस में यह ब्लड फॉर्मेशन का काम शुरू करती है। फिर रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम के सदस्य होने के कारण एम्ब्रियोसाइट्स का यह कब्रिस्तान है। जैसे हमेशा हम सुनते आए हैं स्प्लीन ग्रेवयार्ड होता है, वैसे फिर ब्लड का रिजर्वायर हुआ, ब्लड इसमें ये ऐसा रेटिकुलो RES सिस्टम समझ लीजिए, RES रेटिकुलो एंडोथेलिया सिस्टम जितना शरीर में, जैसे हमारे भारतवर्ष में हम लोग डिफेंस के तमाम देखते हैं ना, पुलिस से लेकर के CISF, मतलब BSF और CRPF प्लस जो है रेलवे के RPF, और आप रेल वहां पर सेना, पैदल सेना, थल सेना, जितने नाम सुनते हैं आप लोग, कमांडो, जितने भी नाम सुनते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, डिफेंस सिस्टम हमारा है, चाहे पुलिस हो चाहे वहां से। वैसे ही रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम डिफेंस सिस्टम है, जहां जहां शरीर में कहीं कहीं भी डिफेंस का कोई काम कर रहा है वो इसी एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है सर। यह ब्लड का रिजर्वायर है और इमरजेंसी के में लगभग 150 ml ब्लड हमेशा इसमें भरा रहता है। फिर है उसके बाद स्प्लीन इज प्रोपोज्ड टू बी अ ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में यह काम आता है। इन एक्यूट इमरजेंसी इट कंट्रीब्यूट्स ब्लड और ब्लड सेल्स एंड वाटर। एक्यूट इमरजेंसी में इसमें ब्लड सेल्स और वाटर में यह मदद करता है। इट्स बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड विथ स्मूथ मसल्स सो इट कैन कंट्रोल ऑन अ ट्यून ऑफ जीरो, मतलब बिल्कुल ओ के आकार का हो जाता है यूं, ताकि अपना सारा रक्त दे देता है, सारा रक्त। यस, इस तरह से ये अपने लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड को भी अपने उस इमरजेंसी के कंडीशन में मतलब पूरा काम में ले आता है। जी सर, इस तरह से ये तो खत्म हो गया, एक टॉपिक बाकी है इसका। वही वाला हुआ। 10 मिनट लगेगा, 5-7 मिनट लगेगा। चलिए बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया वो है, सिमिट्री समझ लीजिए, जल्दी समझा देते हैं, तो आज फिर कहीं बता देंगे अलग से। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन क्या है, जैसे ही मदर के उसमें जब बच्चा गर्भ में है तो क्या होता है, वहीं पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। देखिए, ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है। कैसे? वहीं से हमारे जब भी ब्लड काउंट शुरू हो गया, ब्लड बनना शुरू हो गया, तो वैसे ही लिम्फोसाइट वहां जा करके और ये ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कहाँ जाते हैं? 2 जगह ट्रेनिंग इनकी होती है। वहां लिम्फोसाइट गए और ट्रेनिंग चली गई, एक थाइमस ग्लैंड में चले गए और एक चले गए आपके, दूसरा क्या होता है, लीवर। तो लीवर में और
एक लीवर में कुछ चले गए और कुछ यहाँ चले गए। दो जैसे सेंटर हमारे हैं, कोई मसूरी चला गया, कोई देहरादून चला गया ट्रेनिंग सेंटर में ग्रुप में। आईएएस की मसूरी में होती है और अलग शहरों में कहीं लखनऊ वगैरह में होती है। तो दोनों ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहां पर ये लिम्फोसाइट जाकर के ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ये शुरू हुई, मदर अभी अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो वहीं पर ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर ये क्या होता है, वहां पर इनको सिखाया जाता है कि ऐसे तमाम इनको हथियार, ऐसे लड़ाई का युद्ध जो भी सिखाया जाता है, डिफेंस का सिस्टम सिखाया जाता है। ऐसे बी लिम्फोसाइट अब जो थाइमस ग्लैंड में चले गए हैं, उनको वहां से ट्रेनिंग पाए गए, तो जब लौट के आते हैं वो, तो लौट के आएंगे, कहाँ जाएंगे, या तो बोन मैरो में चले जाएंगे या वहीं लिम्फ नोड होगा। लिम्फ नोड बहुत जो होते हैं शरीर में, गले में, यहाँ पर कांख में, एक्जिला में, इन सब में, पैरों में, पीछे, आगे, सब जगह तमाम थाइस वगैरह पूरा लिम्फ नोड से भरा हुआ होता है। तो अब ये क्या होता है, ये जो थाइमस से जिनकी ट्रेनिंग होती है वो टी लिम्फोसाइट कहलाते हैं, और जो लीवर में जिनका होता है उनको एल लिम्फोसाइट नहीं कहते बल्कि बी लिम्फोसाइट कहते हैं। इसका कारण ये है कि वैज्ञानिकों ने जब पहली बार शुरू में देखा तो इसको जो बर्ड्स में एक बरसा करके ऑर्गन था, वहां पर पहली बार पाया गया था, तो जिसकी वजह से उसको बी लिम्फोसाइट कहा गया, फिर नाम नहीं बदला गया। लीवर एल लिम्फोसाइट कह सकते थे, लीवर नो, बट इट वाज सेड टू बी बी लिम्फोसाइट, तो नाम बदला नहीं गया। तो लीवर और तो एल बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दो लिम्फोसाइट आ गए। अब आए, ट्रेनिंग पा गए, ट्रेनिंग पाने के बाद पहुंच गए, और कहाँ चले गए, या तो बोन मैरो में चले गए, जो ही तो हमारी पुलिस चौकी है, या तो बोन मैरो में चले गए, और या थाइमस जो अब ये जो वो ग्लैंड्स है, इन ग्लैंड्स में चले गए। ठीक है, अब लिम्फ नोड, ये जो लिम्फ नोड ग्लैंड है, इनमें चले गए, हर जगह है। अब सेटल हो गए, अब वेट कर रहे हैं कि जब कोई आएगा, तो क्योंकि ये स्पेशलाइज ट्रेंड सिपाही है हमारे। अब क्या हुआ, दुश्मन आया, दुश्मन कौन है, या तो वायरस है, या अमीबा है, मतलब वन सेल वाला है कोई आदमी है, और या जो आपका बैक्टीरिया है कोई। तो ये सब बैक्टीरिया, अमीबा या वायरस, वो भी कोई भी है, ये सब तीनों दुश्मन है हमारे पास। तो इन सब दुश्मनों के पास प्रोटीन, देखिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रोटीन उनके पास भी होता है हथियार के रूप में, तो उनका भी प्रोटीन, तो उसको हम लोग एंटीजन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंटीजन, नोट कर लीजिए इसको, एंटीजन बोल देते हैं। इसी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, पहले समझ लीजिए, यही वाला है, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीजन माने फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन एलिमेंट आया एंटीजन, उसके अगेंस्ट में हम अब आ गया। तो जैसे आया तो हमारे सेल में, हमारे उसमें ब्लड में घूमते रहते हैं हमारे कौन, सिपाही घूमते रहते हैं, सिपाही का नाम कुछ भी हो, तो वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस माने वो इनगल्फ ऐसे पकड़ते हैं और उसको खा जाते हैं। तो अब जब खा गए, जैसे मान लीजिए नया आया कोई एंटीजन, तो देखा उन्होंने, तो एंटीजन माने प्रोटीन, कोई प्रोटीन निकालता है वो, कोई उसके पास कोई प्रोटीन है ना, जो वायरस आया प्रोटीन है, तो उसके पास जैसे प्रोटीन निकाला, तो इन्होंने उसको खा लिया। तो अब इसका नक्शा ले गया कि इस प्रोटीन में क्या चीज है, कोई भी चीज है कि इस प्रोटीन में ये चीज है, इसमें ये है। जैसे मान लीजिए अगर दुश्मन होता, उसके पास हथियार है, उसके पास चाकू है, उसके पास भाला है, उसके पास जो है पिस्टल है, उसके पास ये सब चीजें इन्होंने नोट कर लिया। अब अपने ज्ञान में नोट करके, और जब हुआ तो तुरंत चले गए कहाँ, बगल में क्या है, या तो लिम्फ नोड है और या हमारा बोन मैरो है। तो दोनों जगहों पर कहीं पर भी ये तुरंत चले गए और वहां सूचना दे दिए कि भाई साहब, भैया जी, एक दुश्मन आया हुआ है जिसके पास भाला है, जिसके पास चाकू है, जिसके पास आर्टलरी है, सब बता दिया उन्होंने। अब वहां पर जो हुआ, अब उन्होंने क्या किया, वहीं पर बी लिम्फोसाइट बैठे हुए हैं उसी जगह पर, वहां टी लिम्फोसाइट बैठे हुए हैं। अब उन्होंने पाया, और पाने के बाद उन्होंने ये इस रिसर्च के बेसिस पर और अपना पुराना ज्ञान के बेसिस पर एक फिर लिम्फोसाइट का सृजन किया, एक कोई ट्रेंड बनाया कि भैया इसको ट्रेनिंग उसको दिया कि ये चीजें हैं, इनके आधार पर एक लिम्फोसाइट तैयार कर दिया। अब जब वो लिम्फोसाइट तैयार हो गया तो उसको कहा कि जाओ ब्लड सेल में और अपनी टीम बनाओ, और पूरी टीम बना करके दुश्मनों से लड़ो।
अब ये गया और प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा है ना भाई, बाहर रक्त में तो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन से वहां पर तमाम है, कौन हमारे पास है, गामा ग्लोबुलिन, गामा है ना, गामा हम लोग पढ़े ना, यस सर, यस सर। गामा ग्लोबुलिन, वहां पर उसने देखा, उन सब से मिला करके और प्लाज्मा प्रोटीन के पास गया और वहां पूरी सेना बनाया। अब इस सेना बनाकर इसने अपनी ट्रेनिंग जो है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से इसने जो सेना तैयार किया, वो सेना को नाम है एंटीबॉडीज। ये जो सेना बनी, वहां गया, सूचना दिया, सूचना देने के बाद वहां सब सक्रिय हुए, उन्होंने एक लिम्फोसाइट बनाया, उसको ट्रेनिंग दे दिया, पुरानी ट्रेनिंग नई ट्रेनिंग सब दे दिया, और इस आयुध लड़ने के लिए, और इसको कहा कि जाओ और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर के वहां गामा ग्लोबुलिन वगैरह सब है और अपनी टीम बनाओ। इसने टीम बनाया, इस टीम का नाम है एंटीबॉडीज, इसीलिए 14 दिन लगता है। अब जो टी लिम्फोसाइट से ट्रेंड है, नोट कर लीजिए, पहला जो टी लिम्फोसाइट से ट्रेंड है वो उन दुश्मनों को सफाया करने के लिए सक्षम होंगे। जो टी लिम्फोसाइट से ट्रेंड, लिम्फोसाइट से बने हुए एंटीबॉडीज हैं, वो उन दुश्मनों को सफाया करेंगे जो सेल के अंदर घुस गए हैं। सेल के अंदर घुसना चाहते हैं क्योंकि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को कब्जा कर लेंगे तो मालिक पे कब्जा कर लिया। अगर इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया पे कब्जा कर लिया तो एनर्जी सिस्टम पे कब्जा कर लिया। तो दोनों चीजें, एनर्जी सिस्टम माने रूपी, वहां बोला जाता है करेंसी, एटीपी करेंसी, तो करेंसी माने नोट, आपके यहाँ नोट है तो नोट आपको कब्जा कर लिया तो दुश्मन का काम बन गया, नोट लिया चलता बना। तो वही काम जो है, तो या तो सेल में, और अगर सेल में नहीं घुस पाए, कोई बदमाश हमारे पास चारों तरफ घूम रहे हैं और हमारे डिफेंस वाले ढूंढ रहे हैं, तो बैठ करके सेल के ईसीएफ कहलाता ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो ईसीएफ में जाके बैठे रहते हैं, सेल के चारों तरफ घिरे रहते हैं कि जब मौका मिलेगा तब घुस जाएगी। जैसे कोई, जैसे चोर करते रहते हैं, चोर बदमाश क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं जब आप सो जाएंगे तब हम घुसेंगे दीवार तोड़ करके, या हम कूद कर या फांद करके, तो वैसे ये भी। तो अब क्या होगा, अगर बी लिम्फोसाइट से हुआ है, लीवर से, लीवर वाले बी लिम्फोसाइट से इनका सृजन हुआ है एंटीबॉडीज का, तो ये ह्यूमरल, ह्यूमरल माने जो सेल के ईसीएफ में जो होगा उन दुश्मनों को लड़ाई मारेंगे, और अगर टी लिम्फोसाइट से सृजन हुआ एंटीबॉडीज का तो वो मारेंगे किनको, जो सेल के अंदर घुसे हुए हैं। बस ये है, क्लियर? यस सर। तो हम लोग जो है इस तरह इस चैप्टर को हम लोगों ने आज खत्म किया है, और हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज्ञान को अपने बढ़ाएंगे, और वो फिर से एक बार पढ़ेंगे और वीडियो को सुनेंगे तो आपको और ज्ञान बढ़ेगा, और ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे उस ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जहाँ खेमका सर कहते हैं कि हमको देखते ही पहचान लेना चाहिए कि रोग क्या है। तो हम का अध्ययन करेंगे तो हम सबको समझना चाहेंगे कि अध्ययन करें, चाइनीज का भी, आयुर्वेद का भी, और बीएचबी का भी, क्योंकि अगर ये जान जाते हैं तो हमको सिस्टम मालूम है, इनके आधार पर ये टेस्ट बहुत देते हैं ना, तमाम टेस्ट करने का सिस्टम है, हमारे पास टेस्ट का सिस्टम उतना मैच्योर नहीं सिस्टम है, तो हम लोग इस सिस्टम से जान सकते हैं कि बीमारी क्या है, उन बीमारी का निदान क्या है, हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके और तब उसमें काम करेंगे। तो हम लोग खेमका सर को सपनों को पूरा करेंगे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।